रेलवेज अंडर द ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश के अंडर में जब ब्रिटिश आए तो उसके अंडर में रेलवे का कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या वर्क किया गया, कब रेलवे को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। तो अबाउट दिस वन वी आर गोइंग टू डिस्कस। नाउ सी द फर्स्ट लाइन। तो पहला लाइन को देखो कि रेलवेज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो रेलवे को ब्रिटिश ने जो इंट्रोड्यूस किया उसका मोटो ये नहीं था कि हम इंडियन को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देंगे, उसका मोटो ये था कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम कमा सकें। तो इसके लिए ब्रिटिश ने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया, प्लस पॉलिटिकल कंट्रोल। अब पूरे कंट्री में हम कैसे पॉलिटिकल को कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे लोग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को चला पाएंगे। तो ये चलाने के लिए, यानी कि पॉलिटिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए, और ट्रेड को बढ़ाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाने के लिए ब्रिटिश ने क्या इंट्रोड्यूस किया? स्पीक लाउडली। हाँ, ऐसा हुआ ना। तो रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, टू कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल कंट्रोल एंड ट्रेड। बट रेलवेज ब्राउट मेनी चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ इंडियन। बट ऐसा नहीं हुआ, भले इसका मोटो ये रहा हो कि हम ट्रेड करने के लिए, ज़्यादा बेनिफिट कमाने के लिए रेलवे को इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए तो था ही। बट जब रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में तो इससे इंडियन को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। किसको? इंडियंस को भी बेनिफिट हुआ। हाउ इंडियन बेनिफिटेड फ्रॉम रेलवे? पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट। तो जो इंडियंस बहुत दूर में रहते थे, एक जम्मू कश्मीर है, एक आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है, आसाम में है, ये जो लोग थे, ये जो दूरियां बनी थी, जो डिस्टेंस बना था लोगों के बीच में, ये डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। नोकिया कनेक्टिंग पीपल। तो नोकिया जब आया तो लोगों को कनेक्ट करना शुरू किया। इसी तरह से इंडिया में जब रेलवे को इंट्रोड्यूस किया तो लोग जो दूर दूर में थे ये अपने आप पास पास में हो गए। अब पास पास का इतना मतलब नहीं कि पड़ोसी बन गए, घर बना लिया एक दूसरे के बगल में, वैसा नहीं है। मीन्स कॉन्टेक्ट में आ गए, संपर्क में आ गए, बात करने लगे। दोज पीपल हु आर रिसाइडिंग वेरी फार in different places in India, those people came into close contact। ये एक दूसरे से संपर्क में आए, कांटेक्ट में आए, नजदीकियां बढ़ी। दी कम्युनिकेशन ब्राउट अबाउट एन अवेयरनेस अगेंस्ट सोशल एविल्स, नीड ऑफ एजुकेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन। तो जब लोग पास पास आए, पास पास खाए नहीं, मतलब पास पास आ गए, क्लोज कांटेक्ट में आए, तो बेनिफिट क्या हुआ कि बहुत सारे हमारे समाज में जो सोशल एविल थे, सामाजिक कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों को, सोशल एविल को हटाने में हेल्प मिला। नीड ऑफ एजुकेशन, अब लोग आसानी से वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकते थे। किसी को हायर एजुकेशन चाहिए, वो हायर एजुकेशन जाके ले सकते थे। तो यहाँ पर जिसकी जो जरूरत थी एजुकेशन की, तो एजुकेशन लेने में काफ़ी हेल्पफुल हुआ। मान लो कि अब कोई दिल्ली में रह रहा है, वहाँ सपोज है कि कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, हायर एजुकेशन नहीं है, हायर एजुकेशन बेंगलोर में है, कर्नाटका में है, तो यदि रेलवे की सुविधा है, फैसिलिटी है, तो दिल्ली वाले कहाँ चले जाएंगे? कर्नाटका चले जाएंगे। अदरवाइज बैलगाड़ी उठाएंगे, जाना पड़ेगा, काफ़ी समय लग जाएगा, है ना। तो रेलवे ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया एजुकेशन को अचीव करने में, एजुकेशन को स्प्रेड करने में। नेक्स्ट है फ्रीडम फॉर फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन। और जो हमारे कंट्री में फॉरेन का जो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था, विदेशी का जो शोषण हो रहा था, तो इस शोषण से मुक्ति मिलने का, शोषण को हटाने के लिए, शोषण से बचने में भी रेलवे ने काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी मदद किया। सो इन दिस वे रेलवे रिमेन बेनिफिटेड फॉर इंडियंस ऑल्सो। नेक्स्ट पैराग्राफ, इंडियन रेलवे मेड अ बिगिनिंग ऑन अप्रैल 6, 1853। Very important line. Underline the sentence. Indian Railways made a beginning on April 6, 1853. यानी अप्रैल 6, 1853 को सबसे पहले इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज देयर। तो व्हेन द वेरी फर्स्ट ट्रेन रैन ऑन अ स्ट्रेच ऑफ 21 माइल्स फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। कहाँ से कहाँ तक चली थी पहला रेलवे? बॉम्बे टू थाने। हाउ मच माइल्स? 21 miles. It consisted of 14 railway carriages and 400 guests. उसमें 14 डब्बे थे और 400 गेस्ट वहां पर थे, है ना।
Now turn the page. Now see the next one. The British introduced railways for the following aspects. अब देखो यहाँ पर पॉइंट वाइज दी गई है कि आफ्टर ऑल रेलवे जो इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश के द्वारा, इसके पहले इसके पीछे क्या उसका मुद्दा था, क्या टॉपिक थी, क्या एस्पेक्ट था, क्या उसका पहलू था रेलवे को इंट्रोड्यूस करने के पीछे। तो फर्स्ट वन, कॉमर्शियल एडवांटेज। कॉमर्शियल मीन्स व्हाट? व्यापार करना, बिजनेस करना, पैसा कमाना। दीज कम अंडर कॉमर्शियल एडवांटेज। तो पैसे कमाने के लिए यानी कॉमर्शियल एडवांटेज को गेन करने के लिए तो रेलवे कलेक्टेड रॉ मटेरियल फ्रॉम फील्ड्स एंड माइंस एंड सेंट देम टू द पोर्ट्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड टू फीड द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। तो जब रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया, इससे ब्रिटिश को क्या फायदा हुआ कि कहाँ से रॉ मटेरियल को लेना है। मान लो फार प्लेसेस में रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल को अब इजीली ये लोग रेलवे से ला सकते थे, या फिर माइन से, कोई माइन से जो भी मिनरल्स है उसको आसानी से कलेक्ट कर सकते थे और उसे कहाँ भेजा जा सकता था, इजीली उसे पोर्ट के हेल्प से इंग्लैंड भेजा जा सकता था, जो कि इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रीज था वहाँ पर इन रॉ मटेरियल का यूज किया जा सके। नेक्स्ट वन है पॉलिटिकल एस्पेक्ट, यानी कि कंट्री को चलाने के लिए या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, कहीं मूवमेंट हो रहा है, कहीं पर रिवॉल्ट हो रहा है, तो उस रिवॉल्ट को भी जल्दी से वेरी फास्ट अंडर कंट्रोल करने में भी रेलवे ने हेल्प किया। उसको अंडर कंट्रोल करने के लिए भी रेलवे को इंट्रोड्यूस करना एक मेन इंपॉर्टेंट टारगेट था ब्रिटिश का। अब सपोज है कि दिल्ली में कोई रिवॉल्ट हो रहा है और उसके अब ब्रिटिश जो ऑफिसर्स है वो सपोज है कि कोलकाता में है, तो क्या होगा, इट विल टेक टाइम टू गो फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, बट इफ द रेलवे इज देयर देन वेरी फास्ट ही कैन गो फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली एंड ऑल द एक्टिविटीज कैन बी टेकन अंडर कंट्रोल। हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए भी रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया। तो रेलवेज सेफगार्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू इनेबल क्विक मूवमेंट ऑफ आर्म फोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। कहीं पर आर्मी को भेजना है या कहीं ऑफिसर्स को भेजना है तो रेलवे से जल्दी से फास्ट तरीके से भेजा जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफेंस एस्पेक्ट, यानी कि अपने बचाव के लिए भी रेलवे का यूज किया गया ब्रिटिश द्वारा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द रेलवे हेल्प द ब्रिटिश डिफेंस फोर्सेज इन इंडिया टू काउंटर द मिलिट्री अटैक्स, यानी कि इंडिया पर जो मिलिट्री अटैक्स होने वाला था या कोई भी कर सकता है, तो इस मिलिट्री अटैक्स को काउंटर करने के लिए यानी कि रोकने के लिए भी रेलवे का यूज किया गया। किसके द्वारा अटैक किया जाता है? ऑफ अदर इम्पीरियलिस्ट कंट्री। कोई अदर इम्पीरियलिस्ट कंट्री है, साम्राज्यवादी देश है, जो वैसे भी कंट्री थे जो चाहते थे कि अपने कंट्रीज का बाउंड्री को हम एक्सटेंड करें या हम अपने कंट्री से और इसको ज़्यादा एक्सटेंड करें। तो ये कैसे हो सकता है? अदर कंट्री पर अटैक करके। तो अदर कंट्री पर अटैक करेंगे और अपने कंट्री में मिलाएंगे या अपने कंट्री के बाउंड्री को और हम एक्सपेंड करेंगे। तो उसमें कुछ ऐसे कंट्रीज थे जो ऐसा करना चाहते थे, अभी भी है ना, अभी भी कुछ कंट्री है जो अपने दूसरे कंट्री पर अटैक करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस कंट्री को अपने कंट्री में मर्ज कर ले। तो उस समय भी था। तो ऐसे ही अटैक को रोकने में भी रेलवे का हेल्प लिया गया ब्रिटिश के द्वारा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस इनकम। अब देखो, इनकम तो काफ़ी कर रहे थे ब्रिटिश, सरप्लस इनकम। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सरप्लस इनकम? सरप्लस इनकम मीन्स जितना हमारा रिक्वायरमेंट है, जितने इनकम का, उस इनकम से यदि हम ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो हमारा बच जा रहा है, तो ऐसे इनकम को सरप्लस इनकम कहा जाता है। तो अब इस सरप्लस इनकम को हम कैसे इन्वेस्टमेंट में देंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो कुछ जरिया होना चाहिए। तो यहाँ पर रेलवे को एक जरिया बनाया गया, एक मीन्स बनाया गया जहाँ पर हम अपने सरप्लस इनकम को खर्च कर सके, इन्वेस्ट कर सके, एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्ट कर सके। सो नाउ रेलवेज ओपन न्यू एरिया वेयर इन्वेस्टमेंट अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स। तो रेलवे ने एक मौका दिया, रेलवे से एक मौका अपॉर्चुनिटी मिल गई, यहाँ पर हम इन्वेस्ट यदि करते हैं रेलवे में तो ज़्यादा से ज़्यादा और भी हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो दीज वर द एस्पेक्ट्स ऑफ रेलवेज: कॉमर्शियल एडवांटेज, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, डिफेंस एस्पेक्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस इनकम। नाउ नेक्स्ट वन, द कालका मेल फ्रॉम हावड़ा टू कालका वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मेक द एनुअल माइग्रेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, देयर फैमिलीज, सर्वेंट्स एंड क्लर्क्स फ्रॉम देन imperial capital at Calcutta to summer capital in Shimla।
तो समर में यानी गर्मी के दिनों में राजधानी को, कैपिटल को कहाँ भेज दिया जाता था? शिमला। कहाँ पर? शिमला। ये समर कैपिटल था ब्रिटिश इंडिया का। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि समर का सीजन होता था तो समर में ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे, उसके फैमिली, उसके सर्वेंट्स, नौकर और ऑफिसर जो क्लर्क थे, इसे जाना पड़ता था कहाँ पर? They had to go to Simla, and therefore कालका मेल was introduced by the British, और इसीलिए ये कालका मेल को ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया, जो कहाँ से कहाँ तक चलती थी? हावड़ा टू कालका। एंड कालका इज इन विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कालका है और वहीं पर हावड़ा से कालका तक ये मेल चलती थी, एंड नेम वाज कालका मेल। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर वाज अ लॉट ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। तो इंडिया में जो रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया, इसका बहुत ज़रा विरोध भी हुआ। क्या कारण था? इट ऑफेंडेड द पीपल ऑफ हायर कास्ट एज पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट हैड टू सिट टुगेदर, क्योंकि यहाँ पर हाई कास्ट और लो कास्ट दोनों को एक साथ सफ़र करना पड़ता था, जिसके कारण हाई कास्ट ने के मन में ऐसा आया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लो कास्ट के साथ हम क्यों सफ़र करें। और इसके साथ साथ इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास। और ब्रिटिश ने क्या किया, उसने कहा कि जो फर्स्ट क्लास की जो सीट होती है, अभी के तुलना मान सकते हैं कंपेरेटिव, मान लो कि एसी रूम, एसी जो बोगी होता है, एसी कंपार्टमेंट जो रेलवे में होता है, तो मान लो उसको फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में ब्रिटिश चाहते थे केवल ब्रिटिश ही जाए, इंडियन वहां पर सफर ना करे। नेक्स्ट वन, इट वाज रिजर्व फॉर यूरोपियन, यानी फर्स्ट क्लास जो सीट होती थी वो यूरोपियन के लिए ही रिजर्व होता था। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रिटिश इंपैक्ट ऑन इंडियन पेंटिंग, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है टॉपिक में कि ब्रिटिश जब हमारे कंट्री में आई तो यहाँ के इंडियन पेंटिंग पर, यहाँ के लिटरेचर यानी साहित्य पर और यहाँ के आर्किटेक्चर पर ब्रिटिश का क्या प्रभाव पड़ा, ब्रिटिश की क्या छाप पड़ी, क्या प्रभाव पड़ा, क्या बदलाव आया। नाउ सी द फर्स्ट लाइन हियर, द आर्ट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, लिटरेचर, पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल्स एंड इवन इंडियन रिलीजन एंड फिलॉसफी वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कॉन्टेक्ट। तो जब ब्रिटिश इंडिया में आई तो वेस्टर्न कॉन्टेक्ट में आई। ब्रिटिश कहाँ के थे? वेस्टर्न कंट्रीज के थे। यूरोप वेस्ट में आता है, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज कहा जाता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज के कॉन्टेक्ट में जब हमारा इंडिया आया तो यहाँ का जो रिलीजन है, यहाँ का जो फिलॉसफी है, दर्शन है, यहाँ की जो पेंटिंग है, नॉवेल है, ड्रामा है, पोएट्री है, लिटरेचर, पेंटिंग, ये सारा चीज काफी प्रभावित हुआ। मेनी इंग्लिश पेंटर्स अराइव्ड हियर इन सर्च ऑफ प्रिंसली पैट्रोनेज एंड प्लीज द रिच ब्रिटिश सोसाइटी। तो यहाँ पर जब ब्रिटिश आई तो ब्रिटिश के साथ साथ वहाँ के जो ब्रिटेन के जो कलाकार थे, राइटर थे, पेंटर थे, ये लोग भी इंडिया में आए और यहाँ पर राजाओं के, यहाँ जो लोकल राजा थे उसके दरबार में कोई रहने लगे, कोई जो ब्रिटिश के अंडर में रहने लगे। तो जहाँ जहाँ जिसको प्लेस मिला वहाँ पर गए, उनसे मिले और उनके लिए उन्होंने काम किया, अपनी पेंटिंग को दिखाया, अपनी कला को दिखाना शुरू किया। और यूरोपियन जो कल्चर है, यूरोपियन जो पेंटिंग है, यूरोपियन जो आर्किटेक्चर है, ये इंडिया में आया और यहाँ पर इंडियन कल्चर, इंडियन आर्किटेक्चर को इसने क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। नेक्स्ट वन, सच पेंटिंग्स हैड थीम्स ऑफ इंडियन रॉयल कोर्ट्स, फ्लोरा एंड फौना। और यहाँ पर जो ब्रिटिश आए उन पेंटिंग में क्या प्रभाव था, उनका थीम क्या था, इंडियन रॉयल कोर्ट। इंडियन रॉयल कोर्ट मीन्स क्या हुआ, भारतीय राजा के दरबार। तो भारतीय राजा के दरबार का जो था, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना मीन्स यहाँ की जो जीव जगत है, बायोडाइवर्सिटी जो है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, तो इन सब पर भी काफी असर पड़ा, इन पर भी काफी इम्पैक्ट पड़ा। इंडियन पेंटर्स ऑल्सो चेंज देयर सिलेक्शन ऑफ थीम्स एंड मीडियम ऑफ पेंटिंग। तो ऐसा नहीं कि जब हम किसी के ग्रुप में जाते हैं तो केवल हमारा ही बदलाव आता है। यदि हम किसी के साथ दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, तो हमारा क्वालिटी कुछ अगले में जाएगा और अगले की क्वालिटी भी हमारे में आएगी, है ना। यहाँ पर भी जब यूरोपियन पेंटर्स, यूरोपियन जो फिलोसफर्स यहाँ पर आए तो यहाँ पर इंडियन जो फिलोसफर्स थे, इंडियन जो आर्ट कला था यहाँ पर, तो इंडियन पर तो असर हुआ, बट इंडियन का जो अपना कला था, आर्ट था, फिलोसफी था, तो इसका प्रभाव, इसका इम्पैक्ट भी यूरोपियन पर भी पड़ा, है ना। दोनों इफेक्टेड हुए। द एमिनेंट इंडियन पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा, अविंद्रनाथ ठाकुर, जेमिनी रॉय इटीसी वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो कुछ इंडियन जो फेमस पेंटर्स थे उनका नाम लिया जा रहा है,
कि राजा रवि वर्मा, अविंद्रनाथ ठाकुर, जेमिनी रॉय, तो ये जो महान जो ग्रेट पेंटर्स थे, ये लोग यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग से काफ़ी प्रभावित हुए थे। अब यहाँ देखो कुछ पेंटिंग दिखाया जा रहा है ना, गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन, सरस्वती प्लेइंग तंबूरा, लेडी विद द लैम्प, शकुंतला। मेनी ह्यूज आर्किटेक्चरल वंडर्स वर बिल्ट इन द पोर्ट सिटी ऑफ मद्रास। तो पोर्ट सिटी ऑफ मद्रास, मद्रास में क्या किया गया, बहुत सारे ऐसे वंडरफुल जो आर्किटेक्चरल थिंग थे, बनावट थी, ह्यूज आर्किटेक्चरल। आर्किटेक्चर मीन्स क्या होता है, बिल्डिंग्स को बनाना, कोई महल बनाना, कोई बड़ी फोर्ट को बनाना, ठीक है, डिजाइन तैयार करना, तो ये दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्चरल। तो डिजाइन, बड़े बड़े फोर्ट्स बने, बड़े बड़े चर्च बने, है ना। तो मेनी चर्चेज वर कंस्ट्रक्टेड इन इंग्लिश स्टाइल विद आर्टिस्टिक कार्विंग। तो कार्विंग मीन्स क्या होता है, उस पर नक्काशी करना, कटिंग करना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे चर्च को बनाया गया और इंग्लिश स्टाइल में उसे कार्विंग की गई, इंग्लिश स्टाइल में बनाया गया। द गवर्नर ऑफ मद्रास गेव द सिटी अ कॉलोनियल लुक। तो मद्रास का जो गवर्नर था उसने क्या किया, इस सिटी को क्या किया, कॉलोनियल लुक दिया, यानी कि जैसे ब्रिटिश का जो रहन सहन था, उनकी जो बनावट, उनका जो स्ट्रक्चर है, उस टाइप का उन्होंने अपना लुक दिया, वैसा दिखा, ऐसा फील होगा कि हम लोग ब्रिटिश में है ना, ब्रिटेन में है, सॉरी। नाउ तो बंगलो एंड क्या है, क्या पढ़ेंगे इसको, बंकेट या बकेट, बैंकेट हॉल टू शूट द ब्रिटिश लाइकिंग फॉर ऑफिशियल इवनिंग फंक्शन। तो जैसे वो लोग इवनिंग में प्रोग्राम करते हैं, जैसा उसका माहौल रहने का, वैसा उन्होंने ट्राई किया, एफर्ट किया कि इंडिया में हम लोग भी वैसा बनाएंगे, वैसा तैयार करेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट वन। तो इन बॉम्बे सिटी ऑल्सो चर्चेज, टाउन हॉल्स, रेलवे स्टेशन एंड मेनी अदर्स स्ट्रक्चर्स वर कंस्ट्रक्टेड दैट रिजेंबल्ड फेमस बिल्डिंग्स इन इंग्लैंड। तो जब इंग्लैंड वाले यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में जो जो चीज़ बनी थी, जैसा इंग्लैंड में बनाया गया था, वैसा ही डिज़ाइन, वैसा ही स्ट्रक्चर इंडिया में भी उन लोगों ने बनाना स्टार्ट किया। इफ़ यू गो टू कोलकाता यू कैन सी द स्टेशन देयर। स्टेशन में जाओगे, हावड़ा स्टेशन, तो एकदम, और आप चेन्नई स्टेशन चले जाओगे तो एकदम बिल्कुल आपको हावड़ा स्टेशन, रेलवे स्टेशन एंड चेन्नई रेलवे स्टेशन, बोथ आर सेम टू सेम, दोनों एकदम एक जैसा है। ये स्टाइल जो है कहाँ का है, यूरोपियन स्टाइल है, ब्रिटिश का स्टाइल है। तो ब्रिटिश स्टाइल अपने तरीके से उन लोगों ने बनाया इंडिया में। बहुत सारे चर्च आप देखोगे तो चर्चेज भी उसी के स्टाइल में बनाया गया, यूरोपियन स्टाइल के, यूरोपियन का जो स्टाइल होता है उस स्टाइल में बनाया गया है। नाउ यू कैन सी हियर टाउन हॉल चेन्नई, वाइसरॉय हाउस शिमला एंड विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई, दीज ऑल बिलोंग टू यूरोपियन स्टाइल। द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इंडियन लिटरेचर ऑल्सो। The scholars at the Fort William College in Calcutta translated the ancient text, wrote grammars, compiled dictionaries and collected manuscripts in English. Not only the original literature, even the translation highlighted the greatness of the British. तो यहाँ पर ट्रांसलेशन किया गया, इंडियन जो संस्कृत में कुछ लिटरेचर है, कुछ हिंदी में है, उसको ट्रांसलेट किया गया और बेसिकली यूरोपियन ने क्या किया, जो ब्रिटिश का जो ग्लोरी है, तो ब्रिटिश को यहाँ पर ग्लोरीफाई किया गया, यानी ब्रिटिश को अच्छा बता करके ट्रांसलेट किया गया। नहीं, ब्रिटिश का जो रूल है या ब्रिटिश का जो लिटरेचर है, तो ब्रिटिश का जो वे स्टाइल है, आर्किटेक्चर है, ये क्या है, बहुत ही अच्छा होता है, यानी ग्लोरिफिकेशन किया गया है ना। इन दिस वे दिस चैप्टर कंप्लीटेड। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर।